Today we will discuss energy content and the glycemic index. आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म आपका कंप्लीट हो ही गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ठीक है. तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको अपनी डाइट में कितना कार्ब्स लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना आपको फैट लेना है. लास्ट वाली रो में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको बातें करनी है, अपना रोल नंबर बता जाओ, अटेंडेंस मिल जाएगी, शोर करना है, क्लास से बाहर जाओ. तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी डाइट में, हेल्दी डाइट में कितना कार्ब्स होना चाहिए, कितने प्रोटीन्स होने चाहिए, कितना लिपिड होना चाहिए, ठीक है. देन उसके अलावा क्या उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होना चाहिए. ये सब कैलकुलेशन कैसे होती है, आज की क्लास में अपन यही चीज डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज एनर्जी? क्या होती है एनर्जी? The capacity to do work such as the moving or heating something. और उसको एनर्जी जो होती है, आपकी वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है, उसके अंदर कितनी एनर्जी यूज हो रही है, ठीक है. कैलोरी क्या होती है? उस एनर्जी को मेजर करने की जो यूनिट होती है वो कैलोरीज होती हैं, ठीक है. क्लास में नहीं है इंटरेस्ट, आराम से मुझे रोल नंबर बता जाओ, कोई बात नहीं, अटेंडेंस मिल जाएगी. तो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की बात करते हैं. इसके अंदर कितना? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है. फैट में 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड अल्कोहल 7 किलो कैलोरी पर ग्राम. सो एनर्जी क्या है? आपका वर्क करने की कैपेसिटी में जो यूज होती है वो एनर्जी होती है, ठीक है. एंड उसके अलावा उसकी जो मेजरिंग यूनिट होती है वो क्या होती है? कैलोरी. न्यूट्रिएंट इन द फूड, 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं आपके: कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर. पता ही है आप लोगों को, स्टार्टिंग में जब बायोकेमिस्ट्री शुरू हुई थी वहीं से बताया जा रहा है. सो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द फूड एंड यूज इन द बॉडी टू प्रमोट ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड द रिपेयर. असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन असेंशियल न्यूट्रिएंट्स. असेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और जिनको अपन डाइट के थ्रू लेते हैं. तो आप लोगों ने जैसे कि आपका फैट की बात करते हैं, असेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, या फिर असेंशियल अमीनो एसिड. इंपॉर्टेंट है ना ये, और शायद एग्जाम वगैरह में कभी शॉर्ट नोट आया भी होगा इसके ऊपर कि कौन कौन से होते हैं असेंशियल फैटी एसिड, कौन कौन से होते हैं आपके असेंशियल अमीनो एसिड. तो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिनको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती और डाइट के थ्रू लेते हैं. एंड नॉन असेंशियल कौन से होते हैं? जो कि आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है, ठीक है. सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये क्या करते हैं? आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. बट विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर ये आपको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते. बात करते हैं जैसे एग्जांपल बर्गर की बात करते हैं अपन, ठीक है. आप लोग बर्गर खाते हो, आपने देखा होगा उस पे ना, अगर अपन कैलकुलेशन की बात करें कि उसके अंदर कितनी कैलोरी होती है, तो 45 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इंटू 4 कैलोरीज, ठीक है. ये इसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला. 39 ग्राम से उसमें फैट होता है, तो 9 कैलोरीज. 27 ग्राम उसमें प्रोटीन होता है, तो 4 कैलोरीज. और एक हेल्दी पर्सन के लिए पर डे कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है? 2000 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है. तो एक बर्गर से आपको कितनी कैलोरीज मिल सकती है? 639 कैलोरीज. तो परसेंटेज अगर बात करें इसकी कैसे कैलकुलेट होगी, तो कैलोरी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट 45 इंटू 4 अपन 639, ठीक है. सो उसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सो 28%. ये इसका परसेंटेज निकालने का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है. सो द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी इनटेक फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन can then be determined by the dividing of the number of calories from each energy by the total calories, then multiplying of the resulting by 100. so उसकी ये परसेंटेज. एक हेल्दी उसके लिए आपको कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है? 2000, ठीक है, पर डे की रिक्वायरमेंट होती है. रेस्पिरेटरी क्वोशेंट. Respiratory quotient is defined as the ratio of volume of CO2 produced and the oxygen is consumed. कि आपने कितनी CO2 प्रोड्यूस हुई है और कितनी आपने ऑक्सीजन कंज्यूम की है, उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका? रेस्पिरेटरी क्वोशेंट. सो कार्बोहाइड्रेट की RQ कितनी होती है? 1.
RQ ऑफ फैट 0.7, RQ ऑफ प्रोटीन 0.8, और फॉर अ मिक्स डाइट इट इज बिटवीन 0.7 एंड 1, ऑफ्टन अराउंड द 0.8 to 0.85. एनर्जी कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूटिलाइज होती है आपकी? एनर्जी इज कंज्यूम टू मीट द फ्यूल डिमांड्स ऑफ द 3 प्रोसेस इन द बॉडी. BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होती है? रेस्टिंग स्टेज में भी जो आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है. ठीक है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन SDA क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, जैसे कि प्रोटीन है. ठीक है, तो जो भी उसके डाइजेशन के लिए जितना भी मेटाबॉलिज्म के लिए जो हीट जनरेट होती है उसको अपन SDA बोलते हैं. देन फिजिकल एक्टिविटी. तो आपकी एनर्जी का यूटिलाइजेशन जो आपकी बॉडी में होता है वो 3 प्रोसेस में होता है. वो कौन कौन सी 3 प्रोसेस होती है? फर्स्ट इज द बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR जिसको बोलते हैं अपन. स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन जो कि आपका प्रोटीन, कार्ब्स या आपने फैट जो भी लिया है तो उसके मतलब मेटाबॉलिज्म के लिए कितनी एनर्जी. तो प्रोटीन जो होता है उसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, SDA उसका सबसे ज्यादा होगा. देन फिजिकल एक्टिविटी. कंपोनेंट ऑफ द एनर्जी एक्सपेंडिचर, basal metabolic rate. The basal metabolic rate is the energy required and the awake individual during physical, emotional and the digestive rest. तो BMR को अगर आप लोगों ने शायद पहले भी पता है आप लोगों को BMR क्या होती है. आपकी बॉडी जब रेस्टिंग स्टेज में भी होती है उस टाइम पे भी वो जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन करती है उसको क्या बोलते हैं अपन? BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट. फैक्टर अफेक्टिंग BMR कौन कौन से होते हैं? एज, एक्टिव ग्रोथ. ठीक है, और ओल्ड एज में क्या हो जाती है? BMR कम हो जाती है. तो आपकी जो ग्रोइंग एज होती है उसमें BMR जो होती है वो ज्यादा होती है ड्यू टू मसल मास, है ना. और जो आपकी ओल्ड एज के जो पीपल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? BMR धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? कम होने लग जाती है. ठीक है, मेल्स जो होते हैं मसल मास की वजह से उनमें क्या होता है? BMR जो होती है वो हाई होती है. टेम्परेचर जो होता है हाई एंड कोल्ड. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? आपका BMR जो है वो बढ़ने लग जाती है. ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो इफेक्ट करते हैं. एक्सरसाइज के टाइम पे भी क्या होता है? आपकी एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? आपकी BMR जो होगी वो बढ़ जाती है. फीवर, आपकी बॉडी फाइट कर रही होती है. ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है? आपकी BMR जो होगी वो बढ़ जाती है. ठीक है, BMR पे इफेक्ट आता है. थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? इसको इंक्रीज कर देते हैं. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि BMR को अफेक्ट करते हैं. So BMR for the adult is fixed 24 kilocalorie per kg body weight per day. Then next बात करते हैं अपन स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन की. स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन SDA क्या होता है? प्रोटीन वगैरह को जो डाइजेशन के लिए जो हीट जनरेट होती है अपनी बॉडी में उस मतलब वो जो होती है वो क्या होती है? आपकी SDA. Thermogenic effect of the food is estimated at the 10% of the total energy intake and involves the digestion and the absorption. तो digestion absorption, fat, carbs and proteins के digestion absorption में जो energy आपकी use होती है वो क्या होती है? आपकी SDA. कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना होता है? 5%, फैट के लिए 15% एंड प्रोटीन के लिए 30%. Adaptive thermogenesis is the energy expenditure related to the environmental changes. फिजिकल एक्टिविटी की बात करते हैं. मोस्ट वेरिएबल एंड द चेंजेबल. ठीक है, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी इन्फ्लुएंस एनर्जी एक्सपेंडिचर. एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट इज अफेक्टेड बाय द मैनी फैक्टर्स. सो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है उसको काफी सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट इज द जेंडर, सेकेंड इज द ग्रोथ, एज, फिजिकल एक्टिविटी एंड द बॉडी कंपोजिशन एंड बॉडी साइज. Men generally have a high BMR. BMR is the high in the people who are the growing age. So energy balance क्या होता है? कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हो और आप कितनी कैलोरी उस आपका क्या कितना आपका इनटेक है और कितना उसका आउटपुट है. ठीक है, तो ये होता है आपका एनर्जी बैलेंस कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो और आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू मतलब कितनी आप कैलोरीज को बर्न कर रहे हो. तो वो होता है आपका एनर्जी बैलेंस. एनर्जी बैलेंस इज अचीव्ड व्हेन द किलो कैलोरीज कंज्यूम इक्वल टू द किलो कैलोरी एक्सपेंडेड. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनर्जी बैलेंस, क्या कॉन्सेप्ट होता है एनर्जी बैलेंस का? सपोज आपने 500 किलो कैलोरी डाइट में लिया. ठीक है, तो
अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी आपकी अच्छी है, आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है आपकी, और आप कैलोरीज वर्कआउट कर रहे हो 25 किलो कैलोरी, तो आपका बॉडी वेट क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस की बात करें, उस कंडीशन में क्या है आपका, आपने 4000 किलो कैलोरी आपकी डाइट में ली है, ठीक है। तो अगर आपका जैसे कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कम है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, या कोई भी किसी भी रीजन की वजह से, तो आपका क्या होगा, अगर आपका कैलोरीज का आउटटेक की बात करें कि आपका 2000 किलो कैलोरी ही सिर्फ वो हो रहा है, तो आपका क्या होगा, वेट गेन होगा ही होगा उस कंडीशन में। एंड अगर नेगेटिव एनर्जी बैलेंस की बात करें, उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज आपने 2000 किलो कैलोरी लिया है, ठीक है, बट आपका अगर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, बर्न अप एनर्जी ज्यादा आपको काम में आ रही है आपके, तो 3000 किलो कैलोरी। जैसे कि अगर अपन प्रोटीन डाइट की बात करते हैं, बोलते हैं ना वेट लॉस के लिए अपन को प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका जेनेटिक इफेक्ट भी ज्यादा है, उसकी एसडीए भी ज्यादा होती है, उसके डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में टाइम लगता है, मेटाबॉलिज्म उसका स्लो होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वेट लॉस के लिए अपन बोलते हैं ना कि प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए अपन को। तो ये होता है एनर्जी बैलेंस का कॉन्सेप्ट, कि आपने कितनी किलो कैलोरी आपने ली है और कितनी आपने वर्कआउट के थ्रू आपका उसका कितना आउटपुट है, ठीक है। वेट मैनेजमेंट, टू मेंटेन अ बॉडी वेट इन अ हेल्दी रेंज, बैलेंस कैलोरीज फ्रॉम फूड, बेवरेजेस एंड द कैलोरीज expended to prevent the gradual weight gain over time, make a small decrease in food and beverages calories, increase the physical activity. BMI, इसको अपन 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। किसी भी अच्छे आर्टिकल में देखना, क्योंकि कल भी शायद डिस्कशन में बात हुई थी ना कि ये जो स्टडीज वगैरह होती हैं, तो आप लोग इनके आर्टिकल्स वगैरह और ये सब चीजें, तो किसी भी अच्छे आर्टिकल में बीएमआई को जो क्लासीफाई किया है ना, उसको 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं अपन, बॉडी मास इंडेक्स को वेट और हाइट के बेसिस पे। तो अंडर वेट पेशेंट जो होते हैं उनकी बीएमआई कितने से कम होती है, 18.5 से कम, ठीक है। ओवरवेट की बात करते हैं, ओवरवेट की बीएमआई क्या होती है, इस बीएमआई मोर देन अबव 25। तो आपका 18.5 टू 24.5 जो होता है वो अपन नॉर्मल कंसीडर करते हैं बीएमआई, ठीक है। एंड ओवरवेट में बीएमआई क्या होगी आपकी, मोर देन 25। और अगर ओबीज की बात करते हैं तो उनकी बीएमआई कितनी होती है, 30 से अबव। तो इसकी अपन एक तरह से 3 कैटेगरीज बोल सकते हैं, 4 कैटेगरीज अगर नॉर्मल को कंसीडर करते हैं। तो अगर आपका अंडर वेट है 18.5, अगर आपका नॉर्मल वेट की बात करते हैं, नॉर्मल पेशेंट्स का नॉर्मल किसी का भी बीएमआई कितना होता है, 18.5 टू 24.9, ठीक है। देन ओवरवेट पेशेंट जो होते हैं उनका मोर देन 25, और ओबीज पेशेंट का बीएमआई कितना होता है आपका, मोर देन 30। और ये बीएमआई जब है ना, जैसे कि अपन आईपीडी पेशेंट्स की भी बात करते हैं ना, कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो उसका आप देखना नेक्स्ट ईयर से शायद आपकी पोस्टिंग्स भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो अपन उन पेशेंट्स का बीएमआई भी कैलकुलेट करते हैं, उसी के बेसिस पे उन पेशेंट्स को डाइट दी जाती है, ठीक है। द एबीसीज ऑफ ईटिंग हेल्थ, तो आप जो डाइट में ले रहे हो फूड, उसको आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का एंड लिपिड्स का। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डाइट में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, आप प्रोटीन नहीं ले रहे या फैट नहीं ले रहे, तो उसकी एडिक्वेसी होनी चाहिए, आपकी बैलेंस होना चाहिए उस फूड का, ठीक है। देन कैलोरी कंट्रोल द एनर्जी कंजप्शन, मॉडरेशन टू नो अनवांटेड कॉन्सिक्वेंट इन द एक्सेस। So the higher level of nutrients and the fewer of the number calories, more nutrient dense of the food. So overall आपको आपकी डाइट के अंदर जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई, प्रोटीन या वो सबका इक्वल रेशो होना चाहिए आपकी डाइट में, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, कितनी कैलोरीज आप ले रहे हो वो आपको पता होना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि आपको डाइट ऐसा नहीं है कि आपने हैवी ब्रेकफास्ट कर दिया तो आपने लंच स्किप कर दिया, या आपने इवनिंग स्नैक्स स्किप कर दिए। हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्दी डाइट की जरूरत है। लो फैट मिल्क की बात करते हैं, इसके अंदर आपकी कैलोरीज वगैरह जो होती हैं एज कंपेयर टू बेवरेजेस, उसके कंपेयर में आपके इसमें विटामिन भी प्रेजेंट होते हैं, आपकी कैलोरीज भी प्रेजेंट होती हैं। हेल्दी ईटिंग पिरामिड, वैसे तो आप लोगों को पता हो गई, जो लोग जिम वगैरह भी जाते हैं या फिर उनको पता ही है कि अपन को क्या क्या अपनी डाइट में लेना चाहिए, बट फिर भी एक बार अपन डिस्कस कर लेते हैं। हेल्दी ईटिंग पिरामिड, तो आपकी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट आते हैं, जो कि सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है एक ईटिंग पिरामिड का, कि आपको कार्बोहाइड्रेट आपकी डाइट में सबसे अच्छे से लेने चाहिए। देन
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक टेक 5 पोर्शन डे फ्रॉम दिस ग्रुप, ठीक है। तो फूड वेजिटेबल्स भी आपको लेनी चाहिए। देन मीट फिश, एंड जो नॉन वेजिटेरियन है वो मीट फिश वगैरह, या फिर आपको फाइबर रिच डाइट भी लेनी चाहिए। और ऑयल फूड्स इज हाई इन फैट एंड शुगर, टेक ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस ग्रुप। सो आप लोगों को फैट एंड शुगर वो कम से कम अवॉइड करना ही चाहिए, मतलब, ठीक है। तो एक हेल्दी ईटिंग पिरामिड है ये आपका, कि आपको आपकी डाइट के अंदर क्या क्या चीजें लेनी चाहिए। द मेन फूड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं आपका? डेयरी ग्रुप, मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए आपके, फ्रूट एंड वेजीज, और सबसे ज्यादा ग्रेन ग्रुप, सीरियल्स वगैरह और ये सब चीजें, ये आपको अपनी डाइट के अंदर अच्छे से लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म क्या होता है? स्लो होता है, ठीक है। तो आपका वेट जो होगा वो भी कंट्रोल होगा। देन सेकंड थिंग इज कि ग्रेन्स में क्या फाइबर रिच वगैरह होते हैं, ये तो अपन को अपनी डाइट में इनको ऐड करना चाहिए, अच्छे से अपन को फाइबर्स वगैरह लेने चाहिए। बैलेंस डाइट, आई थिंक मेरे को वापस से बताने की जरूरत नहीं है, अभी अपन यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सबका एक बैलेंस होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर ना। जो उसका जो आप पोर्शन ले रहे हो आपको पता होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट रिच डाइट लेनी चाहिए। द बॉडी ऑल्सो रिक्वायर्ड विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स एंड द कोर्स वाटर इन द ऑर्डर ऑफ द फंक्शन प्रॉपरली। ये स्टार्टिंग में जब अपन ने बायोकेमिस्ट्री शुरू की थी तब से लेके एंड तक अपन यही पढ़ते आ रहे हैं कि अपन कितना कार्ब्स, कितना प्रोटीन, कितना हो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइट। सो डाइट के प्रिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये अपन ने जब अभी मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको कि आप बर्गर खाते हो तो उसके अंदर कितनी कैलोरीज होती हैं, कितनी होती है? 639। तो आप बर्गर खाते टाइम याद आ जाएगा ना कि कितनी कैलोरीज ले रहे हो आप। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कितनी होती है अपनी बॉडी की? 2000 किलो कैलोरीज, ठीक है। उसमें आपका अगर किसी हेल्दी पर्सन का बॉडी वेट है 55, तो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन कितना होना चाहिए उसमें? 55 ग्राम, ठीक है। कैल्शियम 1000 और आयरन जो है वो 20। Energy requirement of the normal person. While calculating the energy requirement, we have to consider the energy requirement for the maintenance of the BMR, specific dynamic action of effect of thermogenic effect of the food, and extra energy expenditure for the physical activity. So calculation की बात करते हैं कि इसको कैसे calculate करते हैं अपन। Calculation for the energy requirement for 55 kg person doing the moderate work. So अगर आपका 2000 किलो कैलोरी कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन उसको? कोई भी फिजिकल एक्टिविटी किसी की नॉर्मल है, मॉडरेट मतलब उसकी मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी है, तो उसमें क्या होता है आपका, जैसे 55 केजी बॉडी वेट है तो उसकी बीएमआर अपन करेंगे इनटू 24। तो हाँ, फॉर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अगर उसकी मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी है तो उसकी बीएमआर अपन लेंगे 40%, 40% कंसीडर करेंगे अपन उसको। और उसका एसडीए कितना? 10%, क्योंकि एक प्रोटीन डाइट और कार्ब्स डाइट की बात करते हैं तो अपन मोस्टली 10% कैलकुलेट करके चलते हैं उसको। तो राउंड ऑफ इसका अपन टोटल एसडीए कैलकुलेट करने के बाद में इसका राउंड ऑफ 2000 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है, सॉरी किलो कैलोरी। 60 केजी बॉडी वेट है पेशेंट मतलब किसी का भी पर्सन का, और सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है उसकी, तो उसमें अपन उसकी डाइट में क्या क्या अपन उसको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर वेजिटेरियन है तो सीरियल्स उसका 240 ग्राम, नॉन वेजिटेरियन है तो 350 ग्राम, पल्स 90 ग्राम, नॉन वेजिटेरियन में 60 ग्राम। तो इस तरह से ही उसका कैलकुलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? सुना है इससे पहले कभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? डाइट के बाद में आपकी ग्लूकोज टॉलरेंस की कैपेसिटी कितनी है, वो आपका ब्लड शुगर लेवल कितना बढ़ा रही है, वही होती है ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपकी।
It is assessed by the glucose tolerance test by the glycemic response after the particular diet and comparing with the reference meal. The reference meal is always taken as a 50 gram of glucose. जो आपने आपका रेफरेंस मील लिया है उसमें आपने कितना कार्ब्स लिया है, कितना ग्लूकोज लिया है, और वो आपकी बॉडी के अंदर जाकर के आपका ब्लड शुगर का लेवल कितना इंक्रीज कर रहा है, वो क्या होता है, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है. So the glycemic index is the method of assessing the and classifying food based on the glycemic response. कि कौन सा खाना मतलब डाइट में क्या लेने के बाद में आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. सो इसका कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है टॉलरेंस कर्व आफ्टर द 50 ग्राम टेस्ट मील अपॉन इंट्राक्रेमेटल एरिया अराउंड कर्व ऑफ द 50 ग्राम इंटू 100. The glycemic index is about the quality of carbohydrate and not the quantity. Carbohydrates that break down quickly during the digestion have the highest GI, and while those that break down slowly releasing glucose gradually into the bloodstream have the low GI. अगर आप डाइट में आपका सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो तो आप लोगों को पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, आपका ग्लूकोज का लेवल क्या करेगा ब्लड के अंदर जा करके एकदम से इंक्रीज करेगा. ठीक है. अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहे हो तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा, बहुत जितना जल्दी उसका कर्व बढ़ेगा उतना ही जल्दी डाउन होगा. ठीक है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स का. बट अगर आप प्रोटीन डाइट लेते हो तो उसमें क्या होगा आपका, या फिर अपन बात करते हैं कि जैसे कि आपके पॉलीसैकेराइड्स डाइट में, अगर आप पॉलीसैकेराइड्स भी लेते हो वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके ब्रेकडाउन में टाइम लगता है, तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और उसके बाद में क्या होगा, वो मतलब बैलेंस करके रखेगा उसको. लेकिन अगर आप मोनोसैकेराइड्स डायरेक्टली लेते हो डाइट में, समझ रहे हो, मोनोसैकेराइड्स, तो वो क्या होगा, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा, डाइट के बाद मतलब खाना खाने के बाद सीधा एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ने लग जाएगा. तो आपका हाई जीआई में हम उसको इंक्लूड करते हैं. ये उसका कर्व बता रखा है. देन ग्लाइसेमिक इंडेक्स की रेंज क्या होती है, 50 लो होता है इसका 55 और लेस, इंटरमीडिएट 56 टू 69, और हाई कितना होता है आपका 70. ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ द कॉमन फूड, जैसे कि आपका कॉर्नफ्लेक्स की बात करते हैं, उसका कितना होता है 80. ठीक है. ओट्स का 50, कॉर्न का 59, सेमोलिना 55, ऑरेंज 43 एंड फ्रेंच फ्राई 75. सिंपल कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज और शुगर विल हैव अ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स. समझ आया ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है. आपने जो डाइट ली उस डाइट में क्या आपने अगर कार्ब्स लिए तो वो मतलब जो भी डाइट में आपने लिया है, जितना भी आपने ग्लूकोज लिया है उस डाइट में, तो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो एकदम से क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. बट अगर आप जैसे कि अपनी डाइट में पॉलीसैकेराइड्स लेते हो या प्रोटीन रिच डाइट लेते हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो क्या होगा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, धीरे धीरे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होने लगेगा. तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनको अगर मीठा खाने की क्रेविंग होती है ना, तो वो आइसक्रीम खा सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है. उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, उसके अंदर फैट ज्यादा होता है, तो वो क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को एकदम से राइज नहीं करता है. तो अगर उनको बहुत ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है तो अपन उनको आइसक्रीम खाने के लिए बोल सकते हैं, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा, बट क्रेविंग को खत्म करने के लिए अपन बोल सकते हैं, क्योंकि आइसक्रीम का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो क्या होता है, कम होता है. तो सिंपली कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एकदम से राइज करेंगे, बट आपके जो कॉम्प्लेक्स जैसे कि पॉलीसैकेराइड्स वगैरह हो गया, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आपका स्लोली हाई करेंगे. So the glycemic index of the complex carbohydrates is lesser than cane sugar. As a general rule, the glycemic index of carbohydrates is lower if the combined with the protein, fat or fiber at least 2 or the 3. ठीक है. तो आपका अगर आपने जनरल रूल है ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नॉर्मल करने का, कि आपने कार्बोहाइड्रेट के साथ में प्रोटीन या फैट कंबाइन में लिया है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा. ठीक है. लेकिन अगर आपने सिंपली कार्बोहाइड्रेट डाइट ली है तो उस कंडीशन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा. ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको. ऑल्दो द आइसक्रीम कंटेन शुगर, इट हैज अ लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बिकॉज इट कंटेन लॉट ऑफ फैट विच प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन. तो डायबिटिक पेशेंट्स को अपन बोल सकते हैं अगर उनको बहुत ज्यादा मीठा खाने की क्रेविंग होती है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो उनके ब्लड शुगर का लेवल उसको खाने के बाद एकदम से राइज नहीं होगा. सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो जीआई मीन्स द स्मॉल राइज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर मील. लो जीआई डाइट कैन हेल्प द पीपल फॉर द लूज वेट.
low glycemic index diet can improve the body sensitivity to the insulin resistance, and the high GI food help refuel carbohydrate stored after the exercise. Low GI food can improve the diabetes control. और अगर अपन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें, हाई ग्लाइसेमिक मतलब जैसे कार्ब्स वगैरह अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आपका ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, आपके लिपिड के लेवल इंक्रीज हो सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, और डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़ सकता है, ठीक है, और हार्ट डिजीज होने के भी रिस्क बढ़ने का। तो डाइट लेते टाइम याद रखना कि किस कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रोटीन या लिपिड कितना, आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है, उसका कितनी कैलोरीज वगैरह आप उसकी इंटेक कर रहे हो।